बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। मुस्लिम लीग नून अहम हुकूमत छोड़ने जा रही है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नए इंतखाबात से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है, साथ में आपको बताऊँगा कि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब से मुतल्लिक जो फ़ैसला जारी हुआ है वो बड़ा अहम है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कोहिस्तान नैब स्कैंडल में जो मरकज़ी मुलज़म गिरफ़्तार हुआ था, 14 बिलियन रुपए का सोना बरामद हुआ है उनके घर से। इतनी बड़ी अमाउंट का सोना बरामद हुआ है उनके घर से। ये 40 अरब रुपए का स्कैंडल है, जिसमें से एक मुलज़म के घर से 14 अरब रुपए का सिर्फ सोना बरामद हुआ और बाकी सारी चीज़ें ये जो अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम थे उनकी, वहाँ से ये सारा सिलसिला कोहिस्तान नैब स्कैंडल, ये ज़िला है कोहिस्तान, वहाँ पर तरक्याती और कामों में ये इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया था। निगरान हुकूमत उससे पहले का भी, और फिर PTI की मौजूदा हुकूमत ने इस मामले को नैब को रेफ़र किया था। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, एक बड़ी ख़बर सामने आई है बांग्लादेश से, और वो ख़बर ये है, आपने जैसा कि सुना होगा, हमारे जो हेड हैं आर्मी के, उनकी जानिब से ये बात की गई है कि भारत में जो भारत की फ़ौज है तो वो ना सिर्फ भारत की फ़ौज सियासी मामलात में मुलव्वस है, बल्कि जो सियासी क़यादत है भारत की वो अस्करी मामलात में मुलव्वस है, कि वो जो जिनका काम है वो नहीं कर रहे और इदारे एक दूसरे की हदूद फलांग रहे हैं। ये भारत के फ़ौज के हवाले से हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। अब ये दूसरी पेशरफ सामने आई है। ढाका बांग्लादेश में अदालत ने कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और इंसानियत सोज मज़ालिम के केस में 15 सिटिंग जो आला फ़ौजी अफसरान हैं, जो मौजूदा आला फ़ौजी अफसरान हैं, रिटायर्ड नहीं, सिटिंग फ़ौजी अफसरान 15 आला फ़ौजी अफसरान को हिरासत में लेके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेशी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ़ौजी अफसरान शेख हसीना वाजिद हुकूमत के दौरान होने वाली जबरी गुमशुदगियों, खुफिया हिरासती मराकज़ के क़याम और हुकूमती नाक़दीन के कत्ल में मुलव्वस थे। ये मैं आपको बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो साबिक़ हुकूमत थी शेख हसीना वाजिद की, जो वहाँ की डिक्टेटर थी, जमहूरी डिक्टेटर, तो उनके ईमा पर जो कत्ल में, जबरी गुमशुदगियों में और इंसानियत पर तशद्दुद में मुलव्वस 15 आला फ़ौजी अफसरान को हिरासत में लेकर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़मान को ज़मानत के लिए अदालत में पेश किया गया था, ताहम अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तमाम 15 फ़ौजी अफसरान को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। ये पहला मौका है जब बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों के मुकदमे में आला फ़ौजी अफसरान बाशमूल 5 जर्नल्स के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। 5 जर्नल्स हैं इसमें जिनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए। तमाम मुलज़मान फ़ौजी इंटेलिजेंस और रैपिड एक्शन बटालियन से वाबस्ता रहे हैं। 2024 में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरों के दौरान बांग्लादेश में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के भारत मुंतकिल हो गई थी। उसके बाद जो उनके अफसरान हैं या उनके साथ जो मुलव्वस थे तमाम की तमाम गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर आइनी मामलात में, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। और ये भी मेरे ख़्याल में किसी मुल्क में मौजूदा हालात में, और वो भी बांग्लादेश जैसा मुल्क जहाँ हमेशा वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है वो उसकी एक ताकत रही है, वहाँ 5 जर्नल्स समेत 15 आला फ़ौजी अफसरान को, सीटिंग फ़ौजी अफसरान को गिरफ़्तार करना इस इल्ज़ाम में कि उन्होंने सियासी जो नाक़दीन थे, जो सियासी मुखालफिन थे, उनके कत्ल में, उनकी जबरी गुमशुदगियों में और उनको जो हिरासत में तशद्दुद में मुलव्वस है, इस बुनियाद पर उनको जेल भेजने का हुक्म दे दिया। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई। साबिक़ जो पाकिस्तान का हिस्सा था वहाँ ये सारी की सारी जो पेशरफ सामने आई। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात, जो बल्दियाती इंतखाबात वापस लेने से मुतल्लिक जो फ़ैसला वापस लेने से मुतल्लिक तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फ़ैसले में कहा कि पंजाब असम्बली ने पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2025 मंजूर किया है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़त मौसूल हुआ। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 5 रुकनी बेंच बैठा और किसी सूरत भी मरीम नवाज़ हुकूमत को टाइम देने पे राज़ी ना था, उन्होंने ख़त की बुनियाद पे अपने पूरे नोटिफिकेशन वापस ले लिए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हुक्म देते थे, अमल दरामद नहीं होता था। 5 या 3 जजेस हुक्म देते थे 90 दिन में इंतखाबात करवाने का, KP और
पंजाब में उन पर अमल दरामद नहीं होता था। मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत के ख़त पे इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमें ख़त मौसूल हुआ, पंजाब में मकामी हुकूमत एक्ट 2025 मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन को पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़त मौसूल हुआ। पंजाब हुकूमत ने नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत तलब की है। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को मामले का जायज़ा लिया। पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2022 अब मतरूक हो चुका है, यानी कि वो अब मनसूख हो चुका है। 2022 वाला कानून मनसूख हो चुका है, 2025 आ चुका है। इलेक्शन कमीशन नए कानून के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएगा। तहरीरी फैसले में कहा गया कि नए कानून के तहत शहरी और देही कौंसल्स का ढांचा तब्दील हो गया है। पंजाब में मुख्तलिफ नशिस्तों का तरीक़ाकार भी तब्दील हो गया है। हल्का बंदी से पहले डीमार्केशन की ज़रूरत होगी, इस वजह से 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि 1 महीने में जो हल्का बंदियों का प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाए। वो कहते हैं ना कि अभी तो जो फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मरीम नवाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, उस फ़ैसले की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी और वो फ़ैसला वापस ले लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म जारी किया है, डायरेक्शंस और हदायत दी हैं मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत को, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मामले में इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक मरासला जारी किया है। ख़त में पंजाब हुकूमत को ज़रूरी डाटा और नक्शे इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हदायत की है। ख़त में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुकर्ररा मुद्दत में कवायद और नक्शे ना दिए गए तो मामला बाकायदा समात के लिए फिर मुकर्रर होगा। पहले बाकायदा समात हुई, 5 जज बैठे मेंबरान, उन्होंने बरहमी का इज़हार किया, उन्होंने कहा कोई मज़ीद मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया हल्का बंदियों और तमाम शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू हो गया। उन्होंने वहाँ पे कानून मंजूर कर लिया। गवर्नर पहले रख के बैठा था, फिर गवर्नर ने उसको मंजूर किया, सुबह मंजूर हुआ, शाम को इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि आपको 1 महीने का टाइम है, तमाम जो है वो तफसीलात हमें भिजवाएँ, ज़रूरी डाटा और नक्शे इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। अगर 1 माह में आपने मुकर्ररा मुद्दत में कवायद और नक्शे ना दिए तो मामला बाकायदा फिर समात के लिए मुकर्रर होगा, फिर नोटिस होगा, फिर कार्रवाई होगी, फिर ऑर्डर होगा, फिर वो ऑर्डर वापस हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का जो फैसला किया है, बल्दियाती इंतखाबात अब पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर का जारी करदा हल्का बंदी शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत की हल्का बंदी रूल्स की मंजूरी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मंजूर कर ली गई है। एक वक्त होता था, भले दौर की बात है, जब ये उम्मीद होती थी कि अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा फ़ैसला आया है जो मुतनाज़ फ़ैसला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक शेड्यूल जारी कर चुका है, तो इलेक्शन कमीशन अपने तय उस पर रिव्यू कैसे कर सकता है, वो वापस कैसे ले सकता है। तो पहले एक वक्त होता था कि सोचते थे कि किसी अदालत में ये चैलेंज हो जाएगा, कोई अदालत स्टे ऑर्डर दे देगी, कोई अदालत इसको रोक देगी, लेकिन और फिर अगर कोई कानून मंजूर होता था, कानून में कोई ऐसी शिक होती थी, जो बल्दियाती कानून, जो लोकल गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो उसका मकसद है, वो फौत होता नज़र आए कि फिर भी इख्तियारात अगर डीसी के पास रहने हैं, आपने फिर ये इस रिहर्सल का फ़ायदा ही कोई नहीं है। और फिर आइन के आर्टिकल 240 के तहत जो बल्दियाती इंतखाबात लाज़िम व मलज़ूम थे, फिर आपने उसके साथ क्या किया। तो ये एक होता था कि अदालत जाएंगे भाई, अदालत से ये स्टे ऑर्डर हो जाएगा, अदालत उसी वक्त वज़ीर आला को बुला सकती है, अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएगी, अदालत चीफ सेक्रेटरी को बुलाएगी, मुख्तलिफ अफसरान को बुलाया जाता था। लेकिन अब तसल्ली और तशफ़ी है। यहाँ जो मामला मुरीदके में हुआ, एक दरख्वास्त दायर की गई हाई कोर्ट में कि जी वो जो डेड बॉडीज़ वगैरह हैं या इंफॉर्मेशन या कोई तफसील ही बता दी जाए कि हमारे लोग कहाँ हैं, उस पर 7 दिन का 6 दिन का नोटिस जारी कर दिया गया था। तो ये इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं। पेशावर में कोहिस्तान स्कैंडल के मरकज़ी मुलज़म कैसर इकबाल की अहलिया को भी गिरफ़्तार किया गया और छापा मार कार्रवाई के दौरान घर से 14 बिलियन रुपए मालियत का सोना, कीमती गाड़ियाँ और दीगर कीमती असासे बरामद हुए हैं। कोहिस्तान नैब स्कैंडल में गिरफ्तार खातून समेत 8 मुलजमान को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने तमाम मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने के अहकाम जारी किए। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि गिरफ्तार खातून मरकज़ी मुलज़म कैसर इकबाल की अहलिया हैं, जिसके घर से 14 बिलियन रुपए का मालियत का सोना, कीमती गाड़ियाँ और दीगर कीमती असासे बरामद हुए हैं। खातून पर अपने शौहर के साथ मिलकर 34 बिलियन रुपए गबन करने का इल्ज़ाम है। 34 बिलियन रुपए गबन करने का इल्ज़ाम है खातून पर अपने खामद के साथ मिलकर। ताहम अदालत ने खातून के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तोसी की। इसके अलावा जो गिरफ्तार 4 मुलजमान थे, शेरबाज, फ़हीम, मून, अब्दुल बासित और सरताज,
ان کو بھی عدالت پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا یہ تمام ملزمان بے نامی دار ہیں اور ان کے نام پر دیگر ملزمان نے غیر قانونی اثاثے بنائے۔ عدالت نے ان کو بھی 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ اب جانتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے نام پہ جائیدادیں نہیں بناتے، بینک اکاؤنٹ وہ استعمال کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے خاندان کے دیگر لوگوں کے، فیملی ممبران کے، دوستوں کے، اپنے چپڑاسیوں کے، کوئی فالودے والا ہے، کوئی دودھ بیچنے والا ہے، کوئی بیچارہ جیسے وہ مشتاق چینی تھا، چپڑاسی تھا شریف خاندان کی ملوں میں، تو ہمیشہ وہ بے نامی دار ہوتے ہیں۔ اصل مالک اس جائیداد یا اس پراپرٹی یا اس پیسے کا کوئی اور ہوتا ہے اور بے نامی دار کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اب یہ وہ جو خاتون اور یہ پورا ایک گینگ گرفتار ہوا، انہوں نے آگے اثاثے اپنے ریلیٹیوز کے یا جاننے والوں کے نام پہ لگائے ہوئے تھے، وہ سارے بھی گرفتار ہو گئے اور 3 دن کا جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کیا ہے۔ اور ساتھ جو 3 ملزمان ہیں معیز حیدر، عمران اور الفت علی، ان کو احتساب عدالت کے جج امجد ضیاء نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا۔ یہ کوہستان نیب اسکینڈل کیس میں یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر حکومت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ عبدالعلیم خان کا جو میڈیا ہاؤس ہے سما نیوز، اس کی یہ خبر ہے جس کے مطابق مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی جو ریاستی حکومت ہے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے، وہاں پہ اس وقت حکومت ہے پی ٹی آئی کے لوٹوں کی، اس میں 4-5 وزراء تو پہلے ریزائن کر گئے ہیں اور اب آگے الیکشن بھی ہونا ہے تو الیکشن کی بھی گہما گہمی ہے، تو اب سب کو جمہوریت یاد آنا شروع ہو گئی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں حکومت کشمیر کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی آخر میں آ کے آزاد کشمیر کی حکومت پہ راضی ہو گئی، ان کو آزاد کشمیر کی حکومت دے رہے ہیں اور نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اگر موجودہ جو وہاں پہ سیٹ اپ ہے، جو فارورڈ بلاک تھا پی ٹی آئی کا، جو لوٹے تھے، اگر ان کے خلاف عدم اعتماد پیپلز پارٹی لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے گی۔ صدر مسلم لیگ نون نے شاہ غلام قادر نے کہا کہ کسی غیر فطری حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مسلم لیگ نون اب اپوزیشن میں بیٹھے گی، جو بھی جماعتی پالیسی سے انحراف کرے گا پارٹی کارروائی کا سامنا کرے گا۔ نئی حکومت صرف شفاف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر مہاجرین اور بیرون ملک کشمیریوں کی فلاح کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ایک منظم اور مقبول جماعت کے طور پر ابھری ہے۔ ہم آئینی اور سیاسی بحران کے حل میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر میں مضبوط حکومت صرف عام انتخابات سے قائم ہو سکتی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے۔ اگر کوئی شخص یا گروہ حکومت سازی میں شمولیت کی سوچ رکھتا ہے وہ شخص جماعتی پالیسیوں سے انحراف کا مرتکب ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا متفق کا فیصلہ ہے کہ وہ انوار الحق حکومت کا مزید حصہ نہیں رہیں گے۔ مسلم لیگ نون حکومت کو چھوڑنے کا اعلان کرتی ہے، آئندہ اپوزیشن میں رہ کے اپنا کردار ادا کرے گی۔ مسلم لیگ نون حکومت سازی کی حالیہ کوششوں کا بھی حصہ نہیں بنے گی، یہ ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ یہ جتنی بڑی 2 تحریکیں چلی ہیں آزاد کشمیر میں، اب اگلے الیکشن میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی امتحان ہوگا کہ جو وہاں ہمیشہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ 30 سالوں میں وہ بناتے ہیں حکومت، یہ تو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی جیتی نا، اس سے پہلے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ آزاد کشمیر کی عوام ان کے ساتھ سیاسی طور پر کیا کرتی ہے الیکشن میں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔